वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन आप सबके सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, विश्व में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी परिवार में पिता और पुत्र या पिता और पुत्री या माता और पुत्री दोनों ने इस प्रकार का इतिहास रचा है जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर रह जाता है। नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में यदि मैं बात करूं, नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में हमेशा मैं नाम लेता हूं मैडम क्यूरी, उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी, उन दोनों की पुत्री इरेन क्यूरी और उनके सन इन लॉ फ्रेडरिक जॉलिएट। चारों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मैडम क्यूरी ने 2 नोबेल पुरस्कार लिए थे, इसलिए 5 नोबेल पुरस्कार थे। नील्स बोर, आगे बोर, फिजिक्स में एक ऐसा उदाहरण है, पिता पुत्र दोनों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। फ्रेंड्स, विलियम लॉरेंस ब्रेक, आपने नाम सुना होगा, विलियम लॉरेंस ब्रेक एंड विलियम हेनरी ब्रेक। यह एक ऐसा उदाहरण है जब 1915 में पिता पुत्र दोनों ही एक्सरे स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए नोबेल पुरस्कार लेने एक साथ मंच पर गए थे। इससे सुंदर पिता पुत्र का उदाहरण नहीं हो सकता। उदाहरण मैंने आपको बताया, नील्स बोर, आगे बोर का भी है, अनेक उदाहरण है, लेकिन एक ही दिन एक ही साल में 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना एक बहुत मायने रखता है। आज मैं भारत के एक ऐसे पिता पुत्र की गाथा आप लोगों के सम्मुख पेश कर रहा हूं। हो सकता है आप लोग नामों से परिचित हों, लेकिन उनका क्या योगदान रहा है शायद उससे हम इतना परिचित ना हो। एक बात कह दूं, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनको एक नाम से पूरा परिचय होना, मैं समझता हूं यह उनकी कर्तव्य निष्ठा का प्रथम चरण है। दूसरा नाम ऐसा है जो राजनीतिक दलों और विशेषतः एक राजनीतिक दल के लिए एक परम आदर्श का विषय है। दोनों पिता पुत्र थे। जी हां, दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया था। यह भी आपसे कह दूं, हमारे यहां वर्तमान नए मॉडर्न इंडिया कह दूं, नए भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी, जब 3 विश्वविद्यालय कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। जी हां, इन 1857 3 universities came into existence: Calcutta, Bombay, Madras. Later on, Delhi, Allahabad, BHU, AMU, etc. ये हो सकता है IIT रुड़की इनसे भी पुराना हो, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास हमारे देश की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है, जो काफी समय पहले अपने एस्टेब्लिशमेंट के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर चुकी है। मित्रों, हर विश्वविद्यालय ने अभूतपूर्व योगदान देकर हर विश्वविद्यालय से अनेक ऐसे नागरिक या अनेक ऐसे विद्यार्थी समाज को दिए हैं जिन्होंने इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। लेकिन जब जब मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी पर दृष्टिपात करता हूं, ना जाने मुझे ऐसा लगता है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी पर या कैलकाटा पर मां सरस्वती की विशेष कृपा रही है। ये कह दूं, प्रथम नोबेल पुरस्कार लेने वाले एशियाई एवं भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर, वो बंगाल से थे, आप सबको मालूम है, जब उन्होंने गीतांजलि का नोबेल पुरस्कार लिया था। सर सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज कैलकाटा में ही की थी, वो थे साउथ इंडियन, लेकिन उनका जो रमन प्रभाव का खोज इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस कैलकाटा में ही था। कैलकाटा की भूमि ने अनेक महान शिक्षाविद, शिक्षक एवं वैज्ञानिक विश्व स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रदान किए हैं। एक ऐसा नाम जिससे हम सबको परिचित होना चाहिए, वो है सर आशुतोष मुखर्जी। मैं समझता हूं सर आशुतोष मुखर्जी का नाम काफी लोगों ने सुना होगा। उनका जन्म कैलकाटा के बौगाम इलाके में हुआ था। सर आशुतोष मुखर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने ड्यूल डिग्री प्राप्त की थी। एमए में मैथमेटिक्स में एमए की डिग्री और फिजिक्स में एमएससी की डिग्री। ड्यूल डिग्री, एमए इन मैथमेटिक्स एंड एमएससी इन फिजिक्स। उसके बाद एलएलडी किया था, जो एक लॉ की डिग्री थी। उसके बाद वकालत शुरू कर दी थी और वकालत करते करते वहीं बंगाल हाई कोर्ट में जज बने थे और उसके बाद चीफ जज बने थे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति
जो पूरी तरह लॉ से रिलेटेड थे, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक शिक्षा का अंकुर उनके अंदर लगातार अंकुरित हो रहा था। उन्होंने वकालत करते हुए, जज रहते हुए अनेक संस्थानों की स्थापना कैलकाटा में की थी, चाहे वो 1906 का बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो या कैलकाटा यूनिवर्सिटी का राजा बाजार का बहुत फेमस अति प्रसिद्ध साइंस कॉलेज हो। जी हां, 1914 में जब वो जज थे वेस्ट बंगाल, या बंगाल कहना चाहिए, बंगाल हाई कोर्ट के, तब उन्होंने साइंस कॉलेज कैलकाटा के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के रूप में स्थापित किया था। फ्रेंड्स, वो आदमी पूरी तरह लॉ को समर्पित हो चुके थे, निर्णय करना ही उनका काम था, लेकिन शिक्षा के प्रति जो उनका एक अभूतपूर्व अदम्य, ये कह दूं साहस थी, रुचि थी, वो अपने आप में अनुकरणीय थी। उन्होंने 1914 में जब साइंस कॉलेज की स्थापना की थी, उसके बाद 1920 में चीफ जस्टिस के पद से निवृत्त होने के बाद उनको कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया था। 5 टर्म तक वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। फ्रेंड्स, 5 टर्म तक वाइस चांसलर लेना एक असाधारण प्रतिभा का द्योतक है, प्रतीक है। 5 टर्म पूरे करना एज ए वाइस चांसलर, और एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने लॉ में अपना जीवन समर्पित किया था। लेकिन यहां मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा, किसी भी कुलपति का, वाइस चांसलर का मुख्य कार्य क्या होता है? एक विजन होता है, शैक्षणिक प्रशासन होता है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। विजन का मतलब क्या है? एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब, विजन का मतलब, यदि मैं बहुत सरल भाषा में कहना चाहूं, देश में या विश्व में जहां भी कोई टैलेंटेड टीचर है, उसको किसी तरह अपने विश्वविद्यालय में लाकर और अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लाभान्वित करवाना, यह एक वाइस चांसलर का सबसे पहला कर्तव्य होता है। वाइस चांसलर का यह कर्तव्य नहीं होता कि वो महीने में एक बार एजुकेशन मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर के घर के चक्कर लगाए। सबसे बड़ा कार्य यह होता है कि वो किस तरह विश्वविद्यालय का विकास कर सकता है। और आशुतोष मुखर्जी ने उस समय में, मैं कह दूं, यदि भारतीय रसायन शास्त्र के पिता सर प्रफुल्ल चंद्र रॉय, उनको आमंत्रित किया था, तो उन्होंने फिजिक्स में सर सीवी रमन सर को भी आमंत्रित किया था। जब सीवी रमन सर अकाउंटेंट जनरल से कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आए थे और साइंस कॉलेज में उन्होंने भौतिक शास्त्र विभाग की स्थापना की थी, वो केवल सर आशुतोष मुखर्जी के निमंत्रण पर आए थे। आचार्य पीसी रे सर, जो प्रेसिडेंसी कॉलेज से कैलकाटा यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में आए थे राजा बाजार में, वो केवल मात्र आशुतोष मुखर्जी के निमंत्रण पर आए थे। यह एक एकेडमिक विजन होता है, किस तरह आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति को, अच्छे से अच्छे शिक्षक को स्वयं ढूंढकर और अपने विश्वविद्यालय में लाकर उनको स्थापित करके अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लाभान्वित करते हैं। सर आशुतोष मुखर्जी इज पॉपुलरली नोन एज टाइगर ऑफ बंगाल। जी हां, उन्हें बंगाल का टाइगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बंगाल का टाइगर? एक जस्टिस, चीफ जस्टिस, उसके बाद वाइस चांसलर, क्या वो एक टाइगर हो सकता है? बंगाल का टाइगर यदि उन्हें कहा गया है, तो उनके अंदर ऐसे कौन से गुण थे? 3 उनके अंदर गुण थे जिसके कारण उनको बंगाल का टाइगर कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। सबसे पहला, अदम्य साहस, बोल्डनेस, जो किसी भी टीचर का सबसे पहला गुण होता है। अदम्य साहस उनमें था। शिक्षा निष्ठ, यानी कमिटेड टीचर, कमिटेड टीचर। थर्ड पॉइंट, ही वॉज सेल्फ एस्टीम पर्सन। आत्मगौरव, आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। जब अदम्य साहस होता है, आत्मसम्मान होता है और शिक्षा के प्रति कर्तव्य निष्ठा होती है या शिक्षण निष्ठा होती है, तब वो उस व्यक्ति को एक आदर्श शिक्षक और आदर्श शैक्षणिक प्रशासक के रूप में खड़ा कर देती है। और यही सर आशुतोष मुखर्जी की विशेषता थी। मैं समझता हूं हमारे देश में इस समय जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बहुत चर्चा हो रही है, मैं ये अपना एक मंतव्य
रखना चाहूंगा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में हम जब वेदों से शुरुआत करते हैं, पुराणों से करते हैं, महाभारत पढ़ाएंगे, हर जानकारी देंगे, ऐसे महान व्यक्तियों की संक्षिप्त गाथा भी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को मालूम होनी चाहिए कि अदम्य साहस, शिक्षा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ, आत्मगौरव से परिपूर्ण शिक्षक एक उत्तम वाइस चांसलर बन सकता है। सर आशुतोष मुखर्जी की अगली जो मैं विशेषता बताऊंगा, ही वॉज ए एक्सट्रीम बिब्लियोफाइल, BIBLOPHILE, बिब्लियोफाइल। बिब्लियो का मतलब रिलेटेड टू बुक्स, फाइल का मतलब लविंग, जैसे हम केमिस्ट्री वाले कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोफाइल। बिब्लियोफाइल यानी बुक के प्रति जिसका असीम स्नेह होता है उसे बिब्लियोफाइल कहा जाता है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, हमारे पास यदि 2 या 3 हजार पुस्तकें हमारे व्यक्तिगत पुस्तकालय में होती हैं, हम गौरवान्वित अनुभव करने लगे। सर आशुतोष मुखर्जी की जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसमें 80,000 बुक्स थी, 80,000 पुस्तकें थी। ये थे शिक्षक जिनके पास अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में 80,000 पुस्तकें उस समय में थी। ऐसे महान शिक्षक, मैं महान न्यायविद कह दूं, मुख्य न्यायाधीश कह दूं, 5 बार विश्वविद्यालय, कैलकाटा विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद को सुशोभित करने वाले एक महान शिक्षक कह दूं, ये थे सर आशुतोष मुखर्जी, जो आने वाले कई वर्षों में युवा पीढ़ी के प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। सब्जेक्ट कि हमें युवा पीढ़ी को बताना होगा सर आशुतोष मुखर्जी कौन थे और उन्होंने इस देश के कैलकाटा यूनिवर्सिटी के विकास में क्या योगदान दिया था। आज भी कैलकाटा, बंगाल की जो एजुकेशन है, मैं समझता हूं देश में सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो, एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस हो, दैट इज ए डीएसटी लैबोरेटरी, या जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, एक अपना जो बंगाल का शिक्षा का स्तर है, शायद वो सर आशुतोष मुखर्जी की दूरदर्शिता का प्रतीक है। मैंने शुरू में कहा था पिता पुत्र दोनों की बात करूंगा। मैं समझता हूं साइंस के शिक्षक जरूर सर आशुतोष मुखर्जी के नाम से परिचित होंगे, चाहे वो स्कूल लेवल के सीनियर टीचर्स हो, पीजीटी कहने का मतलब, या इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के। सर आशुतोष मुखर्जी से हम परिचित ना हो, यह हो नहीं सकता। एक दूसरा नाम बता रहा हूं जो बिल्कुल विपरीत है। उनके पुत्र थे, लेकिन उन्होंने राजनीति में एक नई अलख जगाई थी, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा की स्थापना की थी, मैं समझता हूं जो आने वाले कई वर्षों तक अमिट रहेगी। जी हां, कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं, सामान्य नागरिक ने क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम नहीं सुना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी आशुतोष मुखर्जी के पुत्र थे। आशुतोष मुखर्जी की 7 संतानें थीं और 7 संतानों में एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए जाने जाते हैं। क्या हम लोगों को मालूम था ऐसे महान शिक्षाविद पिता और ऐसे पुत्र? लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शिक्षा के मामले में अपने पिता से कम नहीं थे। वो भी 33 वर्ष की आयु में, मात्र 33 वर्ष की आयु में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। पिता 5 बार, पुत्र 1 बार, लेकिन 33 वर्ष की आयु में कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसको साकार कर सकते हैं। हम सबको मालूम है आजाद होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद जब प्रथम मंत्रिमंडल बना था, तब जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी के अनुरोध पर वो मिनिस्ट्री में आए थे। उन्होंने आपूर्ति और मैं समझता हूं वाणिज्य मंत्रालय को बखूबी संभाला था। लेकिन उसके बाद कुछ राजनीतिक चिंतन करते हुए उनको कुछ ऐसा लगा कि शायद मैं जिस दिशा में जा रहा हूं उस दिशा से इस राष्ट्र की संपन्नता, इस राष्ट्र की प्रगति, इस राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। और उससे पहले कुछ समय के लिए ये यहां बहुत, मैं कह रहा हूं एम्फेटिकली कहना चाहूंगा, हिंदू महासभा में रहे थे। जब वो हिंदू महासभा में गए थे तब महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये महात्मा गांधी जी को क्रिटिसाइज करने वाले ध्यान से सुन लें, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में गए थे तब उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छा कदम श्यामा प्रसाद जी का है। उन्होंने कहा था यदि हिंदू महासभा में महामना मदन मोहन मालवीय जी के बाद
किसी दूसरे बुद्धिजीवी व्यक्ति की जरूरत है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो सकते हैं। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी और आप सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी जो आज की है वो जनसंघ ही थी। एक समय में जनसंघ का नारा 71 का मैं कह रहा हूं आत्मविश्वास से, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक जनसंघ की निशानी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अदम्य साहस के प्रतीक थे अपने पिता के समान। वो चाहते थे कि जो श्रीनगर में एक अलग पैरेलल गवर्नमेंट जो उस समय चल रही थी उसका अंत हो, इसीलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में आंदोलन का प्रारंभ किया था। और उस समय जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट, लाइसेंस लेना होता था। वो बिना लाइसेंस लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, वो अदम्य साहस का परिचय देते हुए श्रीनगर चले गए थे, जहां उनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल में नजरबंद कर दिया था। और वहीं बहुत रहस्यमय परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। पिता सर आशुतोष मुखर्जी, पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी तब उन्होंने एक सिद्धांत की स्थापना की थी, एक सुचितापूर्ण राजनीति की स्थापना की थी, जहां समझौता पूरी तरह से अपने नीति और सिद्धांतों के साथ नहीं हो सकता। मैं समझता हूं हम वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को कहां तक आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर मैं मौन धारण करना ही श्रेष्ठ समझूंगा। लेकिन सर आशुतोष मुखर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों इस देश की ऐसी विभूति हैं जो स्वर्णिम अक्षरों में आने वाले कई समय तक, कई पीढ़ियों को स्वर्ण अक्षरों में प्रेरणा देते रहेंगे। मैं समझता हूं पिता पुत्र की इस जोड़ी सर आशुतोष मुखर्जी और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। नमस्कार।